Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. For those of you who are joining us live, I'd like to say thank you. आप लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया from the start of the stream. Hopefully this will be useful for you, inshallah. और अब क्योंकि काम स्टार्ट हो गया तो लेट्स स्टार्ट. एंड मेन जो चीज़ें मैंने डिस्कस करनी, मैं समय वो चैट खोल रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों ने कोई सवाल वगैरह करने हैं तो आप चैट में मुझसे कर लें. पेन का टॉपिक डिस्कस हो रहा था. दर्द क्या होता है, कैसे होता है और क्या कॉम्प्लिकेशंस पेन की होती हैं. एंड उसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा. पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी मैं कौन हूँ. तो जी मेरा नाम है यारुक शिफा. मैं पाकिस्तान से पढ़ा हूँ और उसके बाद आई केम अब्रॉड और फिर मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज के बाद की सारी ट्रेनिंग यूके में रह के की. मैं एनेस्थीसिया में इंटेंसिव केयर में स्पेशलाइज करता हूँ, बल्कि कर रहा हूँ. और उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन जितनी अवेलेबल होगी, मकसद इन वीडियोस का यही है कि आप तक पहुँचाई जाए और देखा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल और उनको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए. पिछली दफ़ा हमने जो पॉडकास्ट की थी उसमें मैं आपको बताया था कि दर्द होता क्यों है, क्या होता है, रीजंस क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स के पेन्स कैसे होते हैं. मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा आपको इनलाइटन किया जाए, आपको थोड़ा सा बताया जाए कि जो काम मैं ख़ुद करता हूँ और मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक़ है, इट इज़ अ लॉट टू डू विद पेन. और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी एक क्वालिफ़िकेशन भी है कि मैं पेन को एड्रेस कर सकता हूँ, पेन के इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता हूँ. और इसी वजह से आई ट्राई एंड आंसर एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. हम लोग होते तो वही, जैसे आप जानते हैं कि जी बेहोशी वाले डॉक्टर साहब हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब तो होते हैं. लेकिन अब्रॉड आप जाएँ तो एनेस्थीसिया की जो ट्रेनिंग होती है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉड स्पेशलिटीज़, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल बेस्ड, नॉन हॉस्पिटल बेस्ड सारी बीमारियों को देखा जाता है, सॉर्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और उनको कह लें किस्म का ट्रीट करने के लिए हमें इक्विप किया जाता है. सिंपल सी जो बात है वो ये कि जी दर्द जो है ना आपको हो गया और क्यों हुआ, उसकी रीजंस के ऊपर तो मैं इस वक्त भी बिल्कुल जाने के लिए उसके ऊपर नहीं हूँ. कि अगर आप लोगों ने पिछली पॉडकास्ट नहीं देखी तो आई वुड इनकरेज यू वेरी स्ट्रांगली कि आप पहले वो देख लो. आज जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये कि भाई जब दर्द के साथ मरीज़ हमारे पास आता है ना, तो देयर स्पेसिफिक थिंग्स वी नीड टू नो. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दर्द के सिर्फ हिस्ट्री से, सिर्फ मरीज़ से बातचीत करके डायग्नोसिस तक पहुंचना एक बहुत बड़ा आर्ट है. और वो आर्ट कम लोगों को ही आता है, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा वो आर्ट आ जाए तो आई कैन गारंटी कि इट इज़ लाइफ चेंजिंग, नॉट फॉर द डॉक्टर ओनली लेकिन मरीज़ के लिए भी. तो इसी वजह से मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़ोर देता हूँ कि आप लोगों ने अगर अपने पेन के साथ कोई पेशेंट आता है तो आधे से ज़्यादा डायग्नोसिस तो आप हिस्ट्री पे बना लेते हैं. और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हमें भी लगता था. और इसमें छुपाने वाली बात क्या है कि पाकिस्तान में तो जब हम प्रैक्टिस करते थे तो आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि पेन की हिस्ट्री इतनी डिटेल में बहुत कम लोग ही लेते होंगे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम कर करके फिर एक आदत बन जाती है और थिंग्स स्टार्ट कमिंग इंस्टिंक्टिवली. आपको खुद ही पता चलना शुरू होता है कि भाई अब किस चीज़ की डिटेल्स जानना ज़रूरी है. और फिर आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को कह लें लेके आगे चलते हैं. तो इसके लिए जी हम स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे डिफरेंट निमोनिक्स
इस्तेमाल करते हैं उनको सिर्फ याद कराने के लिए। एक उसमें सबसे जो पॉपुलर चल रहा है वो है सोक्रेटिस का, और सोक्रेटिस के अलावा जो हम निमोनिक यूज़ करते हैं दिस वन जिसमें आप PQRST OPQRST निमोनिक यूज़ कर लेते हो। तो इस तरह के जो हैं काफ़ी सारे निमोनिक्स अवेलेबल हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं। और मेन मकसद यही होता है कि हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें पेन के बारे में, क्योंकि उस पर आप यू कैन बेस योर होल डायग्नोसिस। और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और मरीज़ों को भी ये कहता हूँ कि यार देखो, जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे और आप मुझे बताओगे नहीं कि लाइफ में आपके साथ चल क्या रहा है, तब तक अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको 4 टेस्ट और 3 दवाइयाँ लिख के या 6 दवाइयाँ लिख के आई विल मेक यू ऑल बेटर, तो मे बी अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, मे बी क्या डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल डू इट, बिकॉज जिंदा एग्जांपल्स आपके सामने भी होंगी और मेरे सामने भी हैं, बट that is not going to satisfy me and that is not going to resolve all the issues, all the problems. अच्छा, इससे आगे जाने से पहले काका मेरा सो रहा है, अगर उठेगा तो शायद रोने की आवाज़ आपको आए, इवन दो दिस माइक इज़ वेरी गुड। तो खैर इस बात को ज़रा ज़हन में रखो, क्योंकि अगली जो बातें मैंने करनी है दे आर इम्पॉर्टेंट। तो मेन चीज़ें जो हम देखते हैं दर्द के साथ मरीज़ आता है कि भाई दर्द नंबर 1, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दर्द शुरू कब हुआ, नंबर 1 कैसे हुआ, व्हाट वर यू डूइंग, नंबर 2 एकदम से हुआ या आहिस्ता आहिस्ता हुआ, नंबर 3 ठीक हो गया, कहाँ हो रहा है, जहाँ हो रहा था उधर ही है या वहाँ से मूव हो रहा है या मूव हो चुका है। कोई दफ़ा दर्द होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में स्टार्ट होता है, क्योंकि जब दर्द स्टार्ट होता है तो डिफरेंट पेन के नर्व्स एक्साइट होती हैं, और जब वो पैथोलॉजी या डिजीज़ थोड़ी सी प्रोग्रेस कर जाती है तो डिफरेंट नर्व्स एक्साइट होती हैं, तो वो दर्द थोड़ी देर बाद शिफ्ट भी हो सकता है। मतलब क्लासिक एग्जांपल जो हम लोग देते हैं इसमें अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिक्स का मसला होता है, दर्द स्टार्ट होता है आपके बिल्कुल एब्डोमेन के ये पेट के सेंटर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एज टाइम पासिस तो दर्द शिफ्ट हो जाता है राइट साइड। और फिर और भी कुछ साइंस होते हैं, तो ये पूछना भी ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से ख़राब हो रहा है, किस चीज़ से बेहतर हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस, एंड अनलेस यू फाइंड आउट एग्जैक्टली कि जी इसके हम इसको कहते हैं एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, कि भाई किस किस चीज़ से दर्द ख़राब हो रहा है, किस किस चीज़ से दर्द बेहतर हो रहा है, तो आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स में नहीं पहुंच सकते। तो सोक्रेटिस जो निमोनिक मैं बता रहा हूँ यही है कि साइट क्या है, ऑनसेट क्या है, करेक्टर क्या है, रिलीविंग फीचर्स क्या है, एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं, टाइमिंग कैसी है पेन की, सेवेरिटी कैसी है, इन सब चीज़ों को लेके साथ चला जाता है। अच्छा, एसोसिएटेड फीचर्स की बात हो रही है तो मेरे सामने स्क्रिप्ट भी खोला हुआ है ताकि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। यार एसोसिएटेड फीचर्स जो होते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको तकलीफ़ हो रही है दिल की, तो आपको दिल की धड़कन महसूस हो सकती है, सांस लेने में मसला हो सकता है या बेहोशी हो सकती है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है फेफड़ों की, तो आपको अगेन सांस लेने में मसला हो सकता है, खांसी हो सकती है, रेशा हो सकता है। अगर आपको तकलीफ़ है पेट में, तो आपको साथ उल्टी आ सकती है, आपका दिल ख़राब हो गया, या आपको बड़े पेशाब में मसला आ जाता है, या खून आ जाता है उल्टी में या पेशाब में, और जॉन्डिस वगैरह जिसको यरकान कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में पूछना। टांगों में दर्द होता है तो हम पूछते हैं भाई आपको सिगरेट वगैरह पीते हो, पहले होता है दर्द, कितना चलने पे या ना चलने पे दर्द हो रहा है, कोई चोट तो नहीं लगी, इस तरह की चीज़ें। ये देखो, जब तक आप इस तरह की हिस्ट्री नहीं लोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट कि मसला क्या है। और अक्सर लोगों से पूछते हैं भाई कि अच्छा बताएं कौन से टेस्ट कराऊं, और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि टेस्ट पे जाओगे ना तो टेस्ट की तो इतनी किताबें भरी पड़ी हैं कि 1000 करवा लो, लेकिन जब तक आपके डॉक्टर को नहीं पता कि मसला कहाँ चल रहा है तो 1000 टेस्ट भी करा लोगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। हल दर्द का टेस्ट कराना नहीं होता, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आप मुझे ये कहते हो कि भी मेरी छाती में दर्द हो रहा है, वो छाती में दर्द मैंने लास्ट टाइम बताया था दिल की वजह से हो सकता है, फेफड़ों की वजह से हो सकता है, खाने की नाली की वजह से हो सकता है, सांस की नाली की वजह से, और वही पसलियों में दर्द हो जाता है, पसलियों के पट्टों में दर्द हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के दर्द होते हैं। और अगर आपके जो डॉक्टर साहब हैं उनको ये भी नहीं पता चलता कि भाई दर्द दिल का है या नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आपको दिल के लिए ईसीजी लिख देंगे, फिर एक एको जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं वो लिख देंगे, फिर आपको फेफड़ों के लिए एक्सरे लिख देंगे, साथ सीटी स्कैन लिख देंगे, फिर आपको फूड खाने की नाली के लिए एंडोस्कोपी लिख देंगे, फिर आपको आपके मसल्स के लिए और रिब्स के लिए जो है एक्सरे में तो पता चल ही जाएगा या सीटी स्कैन में, लेकिन कुछ जो ज़्यादा फने खान होते हैं वो आपको इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे। तो व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, और अगर आपको डॉक्टर नहीं भी ये सवाल पूछ रहा, तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें बतानी उसको ज़रूर चाहिए, क्योंकि यार जब तक आप ये नहीं बताते ना कि दर्द कहाँ पे है, कैसा है, कब स्टार्ट हुआ, तब तक डायग्नोसिस सिर्फ आपकी हिस्ट्री बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आप बहुत सारे गैर ज़रूरी टेस्ट करने चले जाएंगे और गैर ज़रूरी दवाइयाँ खाते रहेंगे, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा जाएंगे और जाके पता चलेगा भाई अब तो हार्ट फेल हो गया। तो एक्सरे से जो है वो दिल का मसला नज़र नहीं आता, उसके लिए और मज़ीद टेस्ट करवाने पड़ते हैं, टेस्ट ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आपको दिल का कोई मसला है या कोई भी तकलीफ़ हो रही है, तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री। जब तक आप अपने मरीज़ का इंटरव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको सही तरह से पता नहीं चल सकेगा कि दर्द की वजह क्या है। आपको दर्द की वजह पता नहीं चलेगी तो आप जितने मर्ज़ी जो हैं कर लें डिफरेंट वेज यूज़, आप टाइम ज़ाया करेंगे अपना भी और मरीज़ का भी, और पैसे ज़ाया करेंगे। अपने तो करेंगे लेकिन ज़्यादा मुझे फ़िक्र इस बात की होती है कि मरीज़ों के पैसे ज़ाया करेंगे। और आप लोगों से अब मतलब क्या छुपाना, मैंने पाकिस्तान में भी फर्स्ट 9 months आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज काम किया, और पाकिस्तान के हस्पतालों के ये हाल है कि भाई वहाँ पे तो जूनियर डॉक्टर जो होता है वो फिर जूनियर डॉक्टर ही होता है वहाँ पे बैठा हुआ, और वही सारे जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी में, वही सारे क्लिनिक्स में सबको देख रहे होते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेंट्स हैं या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो गए हुए हैं अपनी दुकान चलाने अपने क्लिनिक्स में फॉर एग्जांपल, और पीछे जूनियर बैठा हुआ है, ना उसको सही तरह सुपरविजन मिली है, ना उसने इतनी वेरीड जो है मेडिसिन देखी, और उसको जो है छोड़ दिया गया। तो मुझे याद है हम इमरजेंसी में बैठे होते थे तो हमने पर्चियाँ बना के रखी होती थी पैरासीटामोल की, डाइक्लो की, और कुछ जो ज़्यादा फने खान थे वो फिर ब्रूफन श्रूफन भी देते थे सबको, और जो जैसे मरीज़ आता था उसका नाम लिख के वो पर्ची को पकड़ा देते थे और जाके इंजेक्शन लगवाता था। वो अलग बात है कि इंजेक्शन वहाँ पे क्या असर करेंगे, मतलब पानी भर के टीकों में आता था हमारे पास और हमें पता होता था, और ना सिर्फ हमें पता होता था, हॉस्पिटल वाले सबको पता होता था। और कुछ लोग कई दफ़ा तो इस तरह हुआ है कि इंजेक्शन लगाया कोई असर नहीं किया, तो मैंने मरीज़ों से कहा यार अगर आप वाकई असर वाला इंजेक्शन चाहते हो आई एम वेरी सॉरी, तो ये बाहर जो दुकान अन्य से अपने पैसों से जाके ले आओगे तो फ़र्क पड़ेगा। कसूरवार कौन था यार, मैं तो अपने इमीडिएट सीनियर्स को, कंसल्टेंट्स को कसूरवार ठहराता हूँ। आई नो कि द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट सिट विद देम अलोन, लेकिन यार ये चीज़ जो है आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से यू कैन नॉट शाई अवे, क्योंकि जो कुछ भी हो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेशेंट्स, और हम लोग तो उनको कहते रहते थे। और पते की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डोनेशंस लिख के, जो स्पेशली वेल ऑफ मरीज़ होते थे वो डोनेशन लिख के जाते थे, और वो डोनेशन जो है वो सीधी जाती थी अगेन इसी तरह के डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स उधर बैठे होते थे उनकी बैंक अकाउंट्स में। वो कहानी मैं किसी और दिन खोलूँगा। देयर वाज अ पेशेंट, हमारे पास मरीज़ आया था जिसको फ्लू था बहुत सीवियर किस्म का, और उनके लिए ट्रीटमेंट सीख करते करते रात के टाइम में हमें कोई 8-9 बजे थे। मैंने ऑन कॉल जो ड्यूटी पे सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट से उनको फ़ोन किया, उनको बताया भाई ये मसला है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप ये कर सकते हैं। उन्होंने मुझे आगे से डांट दिया कि भाई तुमने मुझे क्लिनिक में फ़ोन क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे फ़ोन किया क्लिनिक में,
और मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार कि अच्छा हमसे कोई ज़रा सी भी गलती हो जाए ना, आके कहेंगे अपने अपने अम्मा अब्बा या मामे ताए चाचे के साथ आप ये करोगे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार आप वैसे हमें तो बड़े ताने देते हैं, लेकिन अगर आपका मामा चाचा ताया अब्बा इस तरह अस्पताल में लेटा होता, आप आगे से ये कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे फ़ोन करके क्लिनिक से बुलाया। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस तरह का सिस्टम है, इस तरह के लोग हैं, और देयर इज़ करप्शन एट अ हायर लेवल एंड अ ग्रास रूट लेवल, तो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस वीडियोज़, ताकि यार आप लोग कम अज़ कम अगर जाएं डॉक्टरों के पास, डॉक्टर से मिलें, और अगर आपके डॉक्टर्स बिल्कुल ही मेडिसिन ना जानते हो तो एटलीस्ट यू कैन टेल देम कि यार फ़लानी चीज़ के लिए देखो, क्योंकि एक डॉक्टर साहब जो कि बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने हमें बताया था कि ये चीज़ें पूछनी है। तो खैर ये फिर मैंने कहा कि ये जो है बताना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा तो जी वो कहानी पूरी नहीं होगी एनेस्थीसिया वाली, सॉरी पेन वाली। एनेस्थीसिया वाली कहानी तो भी स्टार्ट करनी है हमने। एनेस्थीसिया वाली कहानी आपको बताता हूँ। ये एनेस्थीसिया जो है ना, सारे लोग डरते हैं यार कि बेहोशी नहीं चाहिए, बेहोशी ऑपरेशन करवाने की बात आ जाए तो हमारी पब्लिक तो ऐसे डरती है जैसे ऑपरेशन नहीं होने लगा उनको जेल में क्या फांसी के फंदे पे चढ़ाने लगे। आजकल जिस तरह एक ख़ास सियासी जमात वाले डर के बैठे हैं, उस तरह लोग डरते हैं ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन क्या भी, ऑपरेशन ये होता है कि आपके जिस्म में, शरीर में कोई मसला है और डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन करके या सर्जरी करके आपको दे ट्राई एंड मेक यू बेटर। और ऑपरेशन करवाना, सर्जरी करवाना, एनेस्थीसिया लेना इस तरह के मुल्क में जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त इंग्लैंड में, इज़ अ वेरी सेफ़ थिंग टू डू। मतलब मरने का रिस्क तो बहुत कम है, लेकिन इवन सीरियस कॉम्प्लिकेशन का भी रिस्क बहुत कम होता है। मैं आपको मतलब फॉर एक्सपीरियंस बताऊँ कि ऑन अ नॉर्मल डे व्हेन वी गो टू वर्क, मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे वी हैव गॉट 12 और 4 6 कोई 15-18 के करीब हमारे ऑपरेटिंग रूम्स हैं, और कॉम्प्लिकेशन होना इज़ रेयर। मतलब वी एक्सपेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, वी प्रिपेयर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, हम उसके लिए तैयारी भी करते हैं, हम उसके लिए सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन सही तरह की जो प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन हो जाए दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। तो भाई ये डर बना कैसे, डर आया कैसे, खौफ आया कैसे सर्जरी या ऑपरेशन के बारे में? तो इसको एड्रेस मैं करूँगा आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देके। यार देखो, पुराने ज़माने में ना जब एनेस्थीसिया नहीं था, बेहोशी नहीं थी, या कह लो पेन रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उन ज़मानों में सर्जरी जो थी वो की जाती थी सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग किसी सिचुएशन में हो। ठीक है, किसी की टांग कट गई है और उसका खून निकलता जा रहा है, तो जल्दी से क्विकली सर्जरी करके उसका खून रोका जाएगा, उसकी टांग को हील किया जाएगा, और बस चल से चल हो गया उसके बाद। इसी तरह जी कोई तीर खंजर अंदर चला गया, उसको निकालने के लिए जल्दी से जी वो लाते थे थोड़ी सी शराब, वो ऊपर छिड़की, उसको स्टेरलाइज किया, थोड़ी सी मरीज़ को दी पीने के लिए, और छुरियाँ लेके कांटे लेके ऑपरेशन हो गया जी। ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त एनेस्थीसिया नहीं था, बेहोशी नहीं थी, और उस वक्त बेहोशी क्या, दर्द के लिए भी शराब के अलावा कोई चीज़ थी नहीं उन लोगों के पास। तो देयर वाज अ टैबू विद इट कि भाई सिर्फ उन लोगों का ऑपरेशन होगा जो कि बिल्कुल मरने वाले हैं, या अगर उनका ऑपरेशन ना हुआ तो मर जाएंगे। तो आजकल फिर वो चीज़ जो है हमारे कल्चर्स में कैरी ऑन हुई, उसकी पार्टली जो है ब्लेम इट गोज़ टू डॉक्टर्स, एनेस्थिसिस्ट जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, और पार्टली इट गोज़ टू गवर्नमेंट जिन्होंने अपने पब्लिक की एजुकेशन सही तरह नहीं की, उनको बताया नहीं कि भाई इट्स नॉट दैट बिग अ डील जितनी आपने बना ली है, और ये कि इसके अलावा भी मसले मसाइल चल जाते हैं। तो जब वही बात है कि जब ये मामलात नहीं थे एनेस्थीसिया वाले, तो उस वक्त क्या होता था कि कोई भी छोटी मोटी दवाई दी जाती थी जो ये प्लांट्स वगैरह के एक्सट्रैक्ट से निकलती थी,
और उन्हीं में कोई थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक होती थी, थोड़ा सा पेन किलर होता था और उससे काम चलता था। फिर जी क्या हुआ कि कोई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दरियाफ्त कर लिया ईथर या ये जो आम आपकी नेल पॉलिश के अंदर यूज़ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्होंने ये देखा कि भाई ये जब हम सूंघते हैं तो इससे एकदम से बेहोशी आती है। और अभी आपको भी पता होगा कि बहुत सारे पेट्रोल के नशे वाले लोग गलियों में बहुत घूमते हैं, क्योंकि इसमें सेडेशन होती है, जिसको कहा जाता है आपकी नर्व्स को काम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उन्होंने वो चीज़ जब दी और पेशेंट बेहोश हुआ तो जो सर्जन्स थे बड़े खुश कि भाई मरीज़ बेहोश है, चीखें नहीं मार रहा, हाथ पैर नहीं चला रहा, उसको पकड़ना नहीं पड़ रहा, और हम आराम से जी बैठ के सुकून से छुरी मारते और जो काम करना करते हैं, और फिर वो टांके लेके टांके लगा देते हैं और कोई बहुत बड़ा रौला नहीं हो रहा और मरीज़ भी बच गया है एंड कंफर्टेबल भी है और आराम से ऑपरेशन भी कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि एक ऐसा बंदा जिसको दर्द हो रही है और आपने उसको बेहोश भी नहीं किया, अगर आप उसकी टांग काटना शुरू हो जाएं या आप उसके पेट पे चीरा लगा दें तो होगा क्या कि वो हाथ पैर मारेगा, तो लोग चाहिए होते थे उसको पकड़ने के लिए, या वो चीखे मारेगा, धाड़ेगा, और हिलना जुलना इतना होता था कि भाई सर्जन ने काम करना है तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए। और वो फिर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ये थोड़ा मारा, टांग तोड़ी, टांग काटी और जल्दी जल्दी जो है ब्लीडिंग रोक के उसको लपेट दिया कपड़ों में, उससे फिर वो बाद में इन्फेक्शन वगैरह होनी और सब कुछ होना। तो हुआ ये कि अब जी ये एक नई चीज़ आ गई, उन्होंने देखा कि भाई इससे तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन फिर क्या हो गया कि इसकी वजह से फेफड़ों का मसला शुरू हो गया। लोग जो वो सूंघते थे जब फेफड़ों में जाता है, आपको पता है पेट्रोल के नशे भी जो लोग करते हैं उनको भी फेफड़ों में मसला हो जाता है। तो एक और चीज़ आई जी, क्लोरोफॉर्म भी आम काफ़ी देर तक चली, उसको फिर उन्होंने यूज़ किया तो पता चला कि जी उससे तो जी जिगर का डैमेज भी होता है और लोग मरना शुरू हो गए फिर ऑपरेटिंग टेबल पे। तो ये एक और फिर फटीग आ गई, उनको पता चला कि भाई अब तो लोग मर रहे हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो वो क्लोरोफॉर्म की वजह से हो रहा था और क्लोरोफॉर्म के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से हो रहा था। फिर उन्होंने क्लोरोफॉर्म यूज़ करना छोड़ दी। फिर क्या हुआ कि विद टाइम थोड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाइयाँ आना शुरू हुई, जिनको बजाय इसके कि आप उनको सुंघाएं, आप उनको खून की नालियों में डालना शुरू करें। और क्योंकि दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग थी तो उससे ये होता था कि मरीज़ सांस लेना छोड़ देता था। अब मरीज़ ने क्योंकि सांस लेना छोड़ दिया है तो यू नीड समथिंग, भी अब तो आपको वेंटिलेटर चाहिए, तो जब तक वेंटिलेटर नहीं बना तो वो दवाइयाँ यूज़ नहीं हो सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वेंटिलेशन की और वेंटिलेशन वाली ट्यूब डालने की टेक्निक डेवलप हो गई तो फिर स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ यूज़ करना शुरू की गई। और स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, जितनी आप स्ट्रॉन्ग दवाई यूज़ करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब बेहोशी वाली जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ये बेहोशी तो देती हैं, लेकिन ये आपके जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग रुकवा देती हैं, आपके हार्ट को रुकवा सकती हैं, और बाकी ऑर्गन सिस्टम्स में भी इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। खैर मैंने कहा आपको एक पुराना ऑपरेटिंग थिएटर दिखाया, इसको ऑपरेशन थिएटर क्यों कहते हैं? ऑपरेशन थिएटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि थिएटर में एक सेंटर में टेबल लगा होता था और उसके इर्द गिर्द वही सर्जरी हो रही, और साथ ना बहुत सारी वो लंबी सी सीढ़ियाँ जिस तरह लेक्चर थिएटर में होती हैं उस तरह लगाई जाती थी, और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ के पूरा ऑपरेशन देखते थे, क्योंकि ऑपरेशन या सर्जरी इतनी कॉमनली होती ही नहीं थी कि इतने सारे लोग उसको देख सकें। फिर विद टाइम क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वी चेंज टू द मॉडर्न ऑपरेटिंग थिएटर, और उसमें भी ये था कि जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि स्टेरिलिटी का या चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने का उस तरह का रिवाज नहीं था, तो लोगों के हाथ अभी भी नंगे हैं और बस सर पे दुपट्टा बांध के ऑपरेशन करते थे। सर पे दुपट्टा इसलिए बांधते हैं, सर पे कैप इसलिए लेते हैं ताकि बाल शाल जब मरीज़ का जिस्म खोला हो तो उसके अंदर ना गिर जाए। ठीक हो गया। तो मैंने कहा आपको ये तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि आई फाउंड देम रियली इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनको देख के। तो खैर, तो ऑपरेशन थिएटर में फिर यही होता है कि सर्जन जो है वो सर्जरी करता है और हम लोग जो हैं हम बैठ के उसको एसेस करते हैं, मरीज़ को देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितनी भी दवाइयाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। शुरू में क्योंकि दवाइयाँ और टेक्निक्स उस तरह की नहीं थी तो हम साथ पैरालिसिस भी देते, हमसे मेरी मुराद बेहोशी वाले डॉक्टर जो थे
वो क्या करते थे कि आपको पैरालाइज कर देते थे, आपको पूरा मफलूज कर देते थे ताकि आप हिले ना, आप खांसी ना करें, ये ताकि सर्जन आराम से जो उसने ऑपरेशन करना है वो कर सके। और कुछ दफ़ा तो इस तरह हुआ कि कुछ लोग वो जो पैरालिसिस वाली दवाई थी उसको रिएक्ट करते थे और जी ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, उन्होंने अपना वही जो इंजेक्शन थे वो बंद कर दिए हैं और वो बेहोशी वाली कोई दवाई जा नहीं रही, लेकिन जो मरीज़ है ना वो अभी तक पैरालाइज्ड है। और क्योंकि पता नहीं था कि भाई पैरालिसिस ख़त्म नहीं हुआ, तो वो समझते थे कि ये तो भाई साहब मर गए, वो जी उसको ऑक्सीजन देना छोड़ दी, सब कुछ देना छोड़ दिया और फिर डेथ हो जाती थी। तो दैट वाज अनदर रीज़न, क्योंकि हम इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी डेंजरस दवाइयों से उस वक्त खेल रहे थे और नॉलेज था नहीं। क्योंकि देखो यार, आप अगर नॉलेज के बगैर काम करोगे ना तो यू विल थिंक, वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके एक्शन की वजह से कोई मरीज़ मर रहा है तो आप समझोगे आप तो बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं। जिस तरह मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स जो गंदे टेस्ट, गंदी दवाइयाँ लिख के मरीज़ों को दे रहे होते हैं, वो तो समझते यही हैं कि हम बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं अपने मरीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ है कि भाई हमारी इंटेंशन कोई नहीं है, ना हम कोई इस तरह की बात कर रहे हैं या कोई इस तरह का हम इक़दाम ले रहे हैं जिससे मरीज़ को नुकसान हो। हमारी इंटेंशन तो यही है ना कि हम उसको बेहतर कर रहे हैं। तो हाँ, वो फिर वो सब कुछ चलता है और कई दफ़ा इट कैन लीड टू डिज़ास्टर। लेकिन क्योंकि यू आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट कि भाई जो दवाई आपने उसको लिख के दी है उसकी वजह से उसको रिएक्शन हो गया या उसको एलर्जी थी उससे और उसकी वजह से मरीज़ मर गया, अगर आपको पता ही नहीं है कि इस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और आप वो लिखी जा रहे हैं, तो कसूर तो आपका भी है। लेकिन आप अनजाने में लोगों को मार सकते हैं इस तरह, तो आपको डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए। खैर, ये चीज़ें तो चलती नहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिया बेहतर होता गया। और जैसे मैं कहूँ कि भाई बेहतर होता गया, तो बेहतर होने से मेरी मुराद ये है कि नई टेक्निक्स आ गई, नए मेथड्स आ गए। और अब तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप लोग हैरान हो गए कि जो बेहोशी अक्सर जो हम लोग सर्जरी से जराही करवाते हैं उसमें तो बेहोशी एक स्मॉल कंपोनेंट शायद कभी होता भी नहीं। कई दफ़ा तो हम बड़ी बड़ी सर्जरीज जो हैं वो अवेक कराते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक मरीज़ खातून थी, उनको बच्चेदानी का कैंसर था और उनका वो बच्चेदानी उनकी रिमूव की गई और मैंने वो पूरा का पूरा ऑपरेशन बेहोशी के बगैर करवाया। हाँ, यहाँ के मरीज़ खुद बेहोशी डिमांड करते हैं, उनको पता है कि भाई बेहोशी इतनी सेफ़ है कि उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ के जो मरीज़ होते हैं दे एक्चुअली आस्क फॉर इट, कहते हैं कि भाई हमें बेहोशी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी देर जो हमने जाग के थिएटर की खिचखिच सुननी है, लोगों की वो जो औजार हैं उनकी एक्शन देखने हैं, मशीनें बोल रही होती हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, उसको सुनने से बेहतर है कि आई जस्ट गो टू स्लीप। तो वो खातून जो थी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी सी बेहोशी दे। मैंने कहा तो आपको हम सेडेट करेंगे, आप आराम से सोएंगी। और वो उस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा नैप लिया और इस तरह नहीं था कि वो बेहोश थी, मैं उनको उठाता था, वो उठती थी, मुझसे बातचीत करती थी और फिर सो जाती थी। तो इस तरह के मेथड्स आ गए और कई प्रोसीजर्स हैं। अब अवेक होते हैं, आपने देखा होगा, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके दांत शान निकालते हैं, आपको बस थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उससे आप नम हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग उंगलियां कटी हुई टूटी हुई हमारे पास आती हैं, उनका ऑपरेशन होता है, उसमें ही लोकल एनेस्थीसिया हाथ के अंदर देते हैं और उससे पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए बेहोशी लाजमी है, या ये कि बेहोशी बहुत ख़तरनाक है। हाँ, अगर हम यही समझते रहेंगे तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और मैंने देखा कई लोग अपने ऑपरेशन इसी वजह से डिले कराते हैं क्योंकि उनका वो कॉन्सेप्ट बना ही नहीं होता कि भाई बेहोशी से बंदा नहीं मरता, आपकी डॉक्टर्स की गफलत की वजह से शायद बंदा मर जाए, लेकिन सिर्फ बेहोशी की वजह से जो है ना बंदे नहीं मरते। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा बल्कि हम लोग तो नर्व ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, उसमें तो ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड लेते हैं। बल्कि मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है, वो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड लेते हैं और अल्ट्रासाउंड लेके एक सुई के ज़रिए जो है आपकी नर्व्स होती हैं ये आपके जिस्म के मेन हिस्सों से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बाजुओं की बात करें तो यहाँ से गर्दन से नर्व्स आपके बाजू की तरफ जाती हैं। तो जो मैं आपको दिखा रहा था
तस्वीर उसमें यही है कि इस गर्दन के पास से जो है नर्व को ब्लॉक किया जा रहा, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके एक नीडल के ज़रिए वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया डाल देते हैं। पूरा का पूरा बाजू जो है उसके बाद सो जाता है थोड़ी देर के लिए, और बाय द टाइम एवरीथिंग वेयर्स ऑफ आपका ऑपरेशन हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं चलता। और ना सिर्फ आपका ऑपरेशन हो जाता है, बल्कि आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का पेन रिलीफ मिलता है कि आपको बाद में ऑपरेशन के बाद भी कोई दर्द नहीं होती। और कई दफ़ा तो मैंने देखा कि 3-5 दिन तक इट हैज़ अफेक्ट, और लोग बड़े ज़बरदस्त बहुत खुश होते हैं भाई कि आपने तो बगैर बेहोशी के क्या इतना ज़बरदस्त मुझे कोई एनेस्थीसिया दिया कि मुझे पेन हुई नहीं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सिजेरियन सेक्शन में आपने देखा होगा, जो बड़ा ऑपरेशन होता है बच्चों के लिए, उसमें ये स्पाइनल या एपिड्यूरल का रिवाज पाकिस्तान में तो खैर इतना नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि क्योंकि यार बेहोशी वाली दवाई जब माँ को दोगे तो बच्चे में भी जाएगी, तो बच्चा जब पैदा होता है तो बेहोशी वाली दवाई के साथ तो वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी होता है, उसको ट्यूब शूट डालनी पड़ जाती है, उसको आईसीयू में रखना पड़ जाता है। तो क्योंकि हम स्पाइनल या एपिड्यूरल में करवाते हैं, कोई दवाई जाती नहीं है बच्चे तक, और दवाई वहाँ पे ही लोकल रहती है। और लोकल रहने की वजह से फिर ये होता है कि एक तो ये कि माँ इज़ अवेक, बच्चा पैदा हुआ फ़ौरन माँ के हवाले कर दी, और माँ ने उसको दूध शुद्ध पिलाया, और वो जो इनिशियल पीरियड होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है बच्चे के लिए, और उससे बल्कि कहा जाता है कई ज़्यादा बीमारियाँ बच जाती हैं बच्चों में। और उससे फिर ये होता है कि ओवरऑल आउटकम जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया बहुत आगे चला गया है, और एनेस्थीसिया पाकिस्तान का तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में जो है ना, एनेस्थीसिया हैज़ ट्रैवल्ड माइल्स। और इसकी वजह से क्या हो गया कि अब अक्सर हमारे यहाँ जो ऑपरेशन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि 1 दिन 2 दिन पहले ला के मरीज़ को लेटाया गया। इवन जो आपके खाने की नाली है, बाउल्स में, ये जो बड़े बड़े आंतों के ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े चेस्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें ऑन द डे ऑफ सर्जरी हम बुलाते हैं सुबह सुबह। मरीज़ आता है अपने घर से, भाई रिलैक्स इन्वायरमेंट में पूरी रात रह के आया, अपने सुकून से अपनी नींद अपने बिस्तर में पूरी करके, क्योंकि जो लोग अस्पताल में आते हैं उनको नींद ही नहीं आती भाई, 1-2 दिन तो वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है जी, फिर हम उनको पहले देखते हैं, और मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि दर्द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस दर्द होने से पहले उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो कुछ तो मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही पैरासिटामोल, ब्रूफेन की दवाइयाँ की गोलियाँ दे आते हैं, ताकि पेन रिलीफ इज़ विद इन देयर सिस्टम जब हम स्टार्ट करें। फिर जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें तो हम खुले आम मतलब सही लग के जो हैं ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे पेन ना हो। और जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो उसको एक मरीज़ को रिकवरी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, इसको पाकू कहते हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट का भी नाम दिया जाता है। और वहाँ पे नर्सें जो हैं वो ट्रेंड होती हैं देखने के लिए कि एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स जो हैं एक मरीज़ के ख़त्म हुए हैं कि नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो वार्ड में नहीं भेजेंगे या घर नहीं भेजेंगे, अगर हो गए तो पेशेंट विल मूव ऑन, वो या तो वार्ड में चला जाएगा या वो घर चला जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी कॉमन प्रैक्टिस है कि मरीज़ कोशिश की जाती है कि मरीज़ को जल्दी से जल्दी घर भेजा जाए, और उसकी मल्टीपल रीज़न, ये नहीं कि उसे जान छुड़ानी। भाई देखो पाकिस्तान में जो है ना, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको अपने अस्पताल में रखते हैं कि 2 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, 6 दिन रुकें। उनके जेब में क्या होता है, उनके जेब में होता है कि जितने दिन रुकेंगे उतने पैसे हमारी जेब में, हम और टेस्ट कराएंगे और इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, पैसा जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो इस बंदे को। यहाँ पे जो है ना सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये होता है कि आप रोको ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, और जितना जल्दी हो सके आप मरीज़ को अस्पताल से निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें पता ये चला है कि अगर आप टाइमली मरीज़ को अस्पताल से घर भेज देते हो तो चांस ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेशंस डिक्रीजेस। क्योंकि अस्पताल में आप जब आप जाते हो वार्ड में तो वहाँ पे ना कोई वॉक करने की जगह है, ना चलने फिरने की जगह है। घर में आप जाओगे, आप उठोगे, किचन में जाओगे, आप टॉयलेट जाओगे खुद से, और शायद अपना कोई गार्डन शार्डन है तो उसमें थोड़े से 1-2 चक्कर लगा लो, और उससे क्या होता है कि आपके कॉम्प्लिकेशन रेट जो होता है कम हो जाता है, आप जल्दी जल्दी चलते हो, जल्दी बैक टू नॉर्मल फंक्शन आते हो, आपको दर्द वगैरह कम होती है। और अगर दर्द वगैरह का मसला हो भी तो यहाँ पे देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट नर्सेज का सिस्टम होता है। डिस्ट्रिक्ट नर्सेज क्या है? वो नर्सेज होती हैं जो कम्युनिटी में घूमती हैं, और उनका जो है काम ये होता है कि दे मेक श्योर कि मरीज़ को दवाइयाँ दी गई हैं, या एडुकेट अमाउंट में नंबर 1 तो दवाइयाँ दी गई हैं, और अगर दी गई हैं तो मरीज़ वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया।
तो वो जो ये चीज़ें देखते हैं, इसके अलावा वो ये भी देखती हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही ऑपरेशन की। उसके अलावा ये भी देखती हैं कि कोई मज़ीद दवाई चाहिए है तो वो हॉस्पिटल में फ़ोन करेंगी और वो दवाइयाँ उस तरह की आपको लिखवा के दे देंगी। तो देयर आर बिग हेल्प फॉर पीपल। और घर में ये होता है कि यहाँ पे फिर जीपीज़ होते हैं, जीपीज़ के पास जी जैसे ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, एक लेटर चला जाता है, उसमें लिखा होता है ये ऑपरेशन हुआ है, ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ हम रिकमेंड करते हैं, आप आगे ये दवाइयाँ इनको देते रहें इतने अरसे के लिए। इतने अरसे बाद इनको हमने दोबारा हमारे पास भेजना है अपॉइंटमेंट, या दोबारा अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि सारा का सारा सिस्टम इतना चेंज हो गया है और सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गई हैं, इस वजह से यहाँ के लोगों का तो माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके डिमांड करते हैं कि यार हमने ऑपरेशन करवाना है, और डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन करते हैं। और ये नहीं होता कि उनकी डिमांड पे ऑपरेशन हो रहा है, होता ये कि उनको वाकई में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और उनको ऑपरेशन ऑफर किया जाता है और वो करवाते हैं। पाकिस्तान में आई गॉट वेरी फेयर एग्जांपल्स। मेरे अपने वालिद साहब, इवन जब उनका कैंसर डायग्नोज हो गया, इवन देन ही वाज रेजिस्टेंट कि भाई मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने ऑपरेशन नहीं। हालांकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर एंड आई एम अ डॉक्टर। तो आप खुद सोचो कि एक डॉक्टर की फैमिली जिसमें खुद इतने डॉक्टर मौजूद हैं, इवन दैट पर्सन इज रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट और द एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। और हमारे कई सारे जान पहचान वाले लोग दे आर रेजिस्टेंट टू दैट इफेक्ट। और इवन मेरी उनसे बातचीत होती है, आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस देम। उसकी रीज़न ये है कि अवेयरनेस नहीं है और लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घुटने काम नहीं कर रहे, अगर आप उसकी वजह से बिल्कुल ही एक कुर्सी पे रह गए हो, तो होगा क्या कि आप अगर कुर्सी बैठे रहोगे, आप अपने घुटनों के मसल्स नहीं यूज़ करोगे तो मसल्स और वीक हो जाएंगे। अगर आप इस तरह 2-3 ईंटों को वैसे ही खड़ा कर दो विदाउट एनी सीमेंट, तो गिर जाएंगी हल्की सी हवा से, या चलो हल्की सी चोट से। लेकिन अगर आप उन्हीं के इर्द गिर्द सीमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके घुटनों के अच्छे मसल्स हैं, आप चल फिर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो आपके घुटनों के ऊपर स्ट्रेस कम होता है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती और वो क्या करते हैं जी बैठे हुए हैं, बजाय इसके घुटनों का ऑपरेशन करवाएं, वो बैठे रहेंगे और एट द एंड फिर ये होता है कि इट बिकम्स अनट्रीटेबल। और जब वो अनट्रीटेबल हो जाता है फिर उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि फिर कोई उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। एंड देन पीपल थिंक कि यार अब क्या करें, हम क्या करें, तो ये क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वजह से यू गेट व्हाट यू पे फॉर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इवन इफ़ यू पे अ लॉट, मैंने देखा है कि बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स में शिफा खान हो गया, कायद आज़म हो गया, ऑल ऑफ दी सेटअप्स जिनके बहुत सारे नाम सुने हैं पाकिस्तान। अब तो मतलब और ये बिज़नेस बन गया ना हेल्थ केयर, तो इस तरह की और बड़ी चीज़ें आ गई हैं। तो वो सब भी साथ साथ चल रहा है और लोग पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, मैल प्रैक्टिस चल रही है। पहली बात तो ये है कि जब मेरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डॉक्टर तो वो है ना सबसे पहले आपको ड्रिप लगाता है, ठीक है। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बजाय इसके कि वो आपसे बैठ के आपकी बात सुने, वो क्या करता है, वो 4 जल्दी से सवाल पूछता है, 4 जल्दी से टेस्ट लिखता है, 4 जल्दी से दवाइयाँ लिखता है, आपको कहता है कि अब दोबारा आ जाना। फिर आप दोबारा जाते हैं, दोबारा पैसे देते हैं और ये साइकिल चलता है। हालांकि होता ये है कि मेडिकल स्कूल का एक रूल है कि जब तक आप किसी की हिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझने की सही तरह कोशिश नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू इट्स गोना एंड इन ट्रबल। तो खैर अभी क्योंकि पेन की पॉडकास्ट है, आई थिंक वी आर अ फ्यू मिनट्स इन, मतलब यार काफ़ी टाइम हो गया है और पता भी नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि कितना टाइम हो, 40 मिनट्स इन। तो जी 40 मिनट की पॉडकास्ट हो चुकी है। मैं ज़्यादा इसको खींचना ही चाहता, मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा कंक्लूड क्यों ना किया जाए, ये ना हो कि और ही किसी तरफ हम इस डिस्कशन को ले जाएं। मैं इसको लेस पॉलिटिकल, लेस डेरोगेटरी बना के, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदेमंद बना के पेश करना चाहता हूँ। तो बिफोर वी फिनिश लेट्स टॉक अबाउट क्रॉनिक पेन। और जी क्रॉनिक पेन क्या होती है? जी पेन, एक्यूट पेन तो वो होती है जो कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हो। क्रॉनिक पेन इन सिंपल वर्ड्स वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हो। लेकिन क्लिनिकली या अब फॉर एग्जांपल हम लोग किसको क्रॉनिक पेन कहते हैं? क्रॉनिक पेन वो होती है कि यार इट हैज़ लास्टेड लॉन्गर देन नॉर्मली एक्सपेक्टेड फॉर द सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है ना। अगर आप दांत निकलवाते हैं, 1-2 दिन के लिए दर्द होती है, उसके बाद दर्द खत्म हो जाती है। इसी तरह आपको कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिनों के बाद दर्द खत्म हो जाती है। अगर आप कोई बड़ी सर्जरी करवा के आते हैं तो 5 से 7 दिन लग जाते हैं और उसके बाद दर्द कम होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है।
लेकिन अगर दर्द ख़त्म नहीं हो रही एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग और आपको मसले भी दे रही है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक पेन। और क्रॉनिक पेन की डिस्टिंक्शन ज़रूरी इस वजह से, क्योंकि यार बहुत सारे पाथवेज आपकी बॉडी के अंदर चेंज होते हैं। और ये तो मैं आपको यार टू बी ऑनेस्ट आपको मैं क्या बताऊँ, जब मैंने स्टडी की मेडिसिन और जब मैंने फिर उसके बाद स्टडी की पेन, तो यार बंदा इज़ सो मच अमेज और इतना आपको जो है होता है यार आप बंदा दंग रह जाता है। आपकी जो है ना आपकी सोचो गुमान में नहीं होता कि किस तरह के अंदर आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम्स मौजूद हैं। और क्रॉनिक पेन में इसी तरह के सिस्टम्स जो हैं वो चेंज होते हैं और ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जिस चीज़ से आप एक्यूट पेन जो मतलब छोटी ड्यूरेशन की पेन होती है उसको ट्रीट करते हैं, उससे आप क्रॉनिक पेन को ट्रीट नहीं कर सकते। क्रॉनिक पेन को ट्रीट करने के लिए यू नीड स्पेशलाइज इंटरवेंशंस। क्रॉनिक पेन में आपको कुछ लोगों को क्रॉनिक बैक पेन हो जाएगी, कुछ लोगों को वैसे ही जोड़ों में दर्द रहती है, कुछ लोगों के सर में दर्द क्रॉनिक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजूहात और नहीं होती, इसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसकी एक्चुअल वजह क्या है। लेकिन क्रॉनिक पेन अगर हो रही है, कुछ लोग बड़े बड़े ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद भी उनको दर्द होती है। हम लोग तो अपने मरीज़ों को बताते हैं कि यार अपने पेट का बड़ा ऑपरेशन कराओगे तो 30-40% चांस ये है कि दर्द आपको कंटिन्यूस हो सकती है बाद में। इवन ब्रेस्ट की सर्जरी हो गई या हर्निया का ऑपरेशन हो गया या बैक के ऑपरेशन हो गए, उसमें क्रॉनिक पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से हम अपने मरीज़ों को स्पेशल बताते होते हैं कि ये एक्सपेक्ट ना करो कि दर्द एकदम से ख़त्म हो जाएगा, और हो भी सकता है। तो डिफरेंट फैक्टर होते हैं। जो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी जाके देखो, ये आई ट्राई टू एक्सप्लेन बायोसाइकोसोशल टू यू। उसमें एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, अगर कैंसर की सर्जरी हुई है और अगर कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के साथ एसोसिएटेड थी, या कोई ऐसा आपने ट्रीटमेंट दिया कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी टाइप, तो उसमें क्रॉनिक पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिकल होते हैं, जो लोग ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्पेशली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनमें जो ज़्यादा चांस होते हैं क्रॉनिक पेन के। आजकल तो ये यहाँ पे कैनबिस का बड़ा एक रिवाज शुरू हो गया। कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनमें क्रॉनिक पेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि साइको सोशल इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ इट। और सोशल में तो यार हर चीज़ आ जाती है। सोशल में आपके छोटे से छोटे इंटरेक्शन, आपके अपने बच्चों से, अपने बड़ों से इंटरेक्शन से लेके आपके अपने इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों से और अपने काम की जगह पे दूसरे लोगों से इंटरेक्शंस जो हैं वो सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो सोशल जो है वो इतनी बड़ी एक कहानी है कि उसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हर बंदे का सोशल जो है वो डिफरेंट होता है। हाँ, अगर थोड़ा सा इसमें डिटेल पे डिस्कशन करना चाहोगे तो यार कोई आएगा तो मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अभी मैं अकेला बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। तो फिर जी इस वजह से क्रॉनिक पेन को डिस्टिंक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसको कहते हो कि यार मुझे दर्द हो रही है 6 महीने से, 8 महीने से, साल से दर्द हो रही है, और आपको सिर्फ पैरासीटामोल दे दे, ब्रूफेन दे दे, तो अनफेयर है यार आपके साथ। तो मैं इसलिए से आपको बात बता रहा हूँ कि डॉक्टरों की बातें नहीं होती, आप मानो या ना मानो, अक्सर पाकिस्तान के डॉक्टर्स को ये बात नहीं पता कि पेन को ट्रीट कैसे किया जाता है। और पैरासीटामोल, ब्रूफेन, न्यूरोफेन, और वो क्या करते हैं कि एक ही दवाई होगी, उसके 10 डिफरेंट नाम होते हैं, वो एक नाम से दूसरे नाम पे चेंज करते हैं, और उसकी रीज़न मल्टीपल होती हैं। एक तो ये कि आपको लगता है कि कोई डिफरेंट दवाई दे दी है, एक उनको लगता है कि वो दवाई अच्छी है, एक ये होता है कि उनकी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ ताल्लुकात होते हैं जिसकी वजह से दे विल मे बी गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट। और दूसरा ये होता है कि हमारे मरीज़ों का भी बहुत बड़ा मसला है, ये मैं एक स्पेशल उसमें डिस्कस करूँगा कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई आप डॉक्टर पास गए, उसने अगर दवाई चेंज की है ना किसी और डॉक्टर की, तो यार ये बड़ा डॉक्टर है क्योंकि इसने उसके डॉक्टर की जो है दवाई चेंज कर दी है। यहाँ पे इट्स नॉट दैट, यहाँ पे तो वही दवाइयों के नाम होते ही नहीं है। यहाँ पे तो एक फार्मूला, केमिकल फार्मूला का नाम यूज़ किया जाता है, और चाहे आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ ना, वो केमिकल फार्मूला लिख सकता है, वो आपको दवाई कभी लिख के दे ही नहीं सकता। वो एंड में फार्मासिस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि आपको दवाई कौन सी उसने दुकान में रखी है, और वो हमेशा दुकान में उस सॉल्ट की सबसे सस्ती दवाई उन्होंने रखी होती है, ठीक है, जो फ्री अवेलेबल होगी। तो ये दिस इज़ अ बिग डिफरेंस फ्रॉम आवर्स, जो कि हम लोग शायद पहचान नहीं सकते, लेकिन इट इज़ फॉर द बेस्ट आई थिंक। और यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। खैर, आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग। मैं जाके ज़रा जल्दी से देख लूँ कोई सवाल वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि अगर कोई सवाल आ जाए और आंसर ना हो तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ आर मेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन, none of them is meant to replace your doctor's advice.
दर्द हो, कोई और मसला हो, अपने डॉक्टर्स के पास जाओ। मैं आपको एडवाइस एजुकेशन ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट मेंट टू रिप्लेस योर हेल्थ एडवाइस। होपफुली जो कुछ भी आज बात हुई है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो शायद थोड़ी बहुत, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरे हफ्ते में 2 दिन ऑफ होते हैं और टुडे इज़ माई डे ऑफ एंड आई एम डेडिकेटिंग दिस पर्सनल टाइम टू दिस। और मैं चाहता हूँ कि यार मेरी पाकिस्तान में तो हालात इस तरह के बने नहीं कि जाके बंदा प्रैक्टिस कर सके, लेकिन दूर बैठ के किसी न किसी तरह हेल्प कर दी जाए लोगों की। और इसके अलावा जो मैं एक मीन यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं मिली। आई डोंट चार्ज एनीवन फॉर दिस, और मुझे यूट्यूब से बाय गॉड कोई पैसा नहीं मिलता, ना ही मुझे शौक़ है। आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह अ डिसेंट पेड सैलरी जॉब, और वो चल रही है। अल्लाह का लाख शुक्र है। इसको चलाएंगे, होपफुली आपकी इंगेजमेंट होगी तो इसको जारी रखेंगे। अगर इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी या आप लोगों को फ़ायदा नहीं देगी ये चीज़, तो वी विल हैव टू थिंक अबाउट मे बी स्टॉपिंग। और वही जो एजुकेशनल वीडियोस में करता था वो मैं करता रहूँगा। मुझे किसी दोस्त ने ये मशवरा दिया था कि यार लाइव चैट पे लाइव स्ट्रीम किया करो, ताकि लोग तुमसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकें। और मैंने ये देखा कि यार अक्सर लोग क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में वैसे भी डाल देते हैं। तो मुझे बताओ यार कि व्हाट डू यू प्रेफर, कि इस तरह का एक लाइव स्ट्रीम सेशन हो लंबा सा, 50 मिनट्स का आई थिंक हो चुका है अब तो, या छोटी छोटी बाइट साइज वीडियोस में डालूं और आप अपने टाइम पे उसको देख के क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो, और फिर आपके क्वेश्चंस को मैं लाइव स्ट्रीम में एड्रेस कर दूँ। दोनों तरह से आई थिंक वी कैन प्रोग्रेस। होपफुली भाई आप लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलो। और बेहोशी से और सर्जरी से स्पेशली डरना नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सबको शिफा दे और उनकी परेशानियों को दूर करें। इन्हीं दुआओं के साथ आई एम गोइंग टू से अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।